हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस की चाहत में। दोस्तों हम 12th क्लास की ज्योग्राफी को कंप्लीट कर रहे हैं और उसकी जो पहली बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत उसे कंप्लीट कर रहे हैं और उसका जो आखिरी चैप्टर है मानव बस्तियां उसे हम कंप्लीट कर रहे हैं। और जो मानव बस्तियां का जो पहला पार्ट है उसे हमने पढ़ा दिया है, उसे अपलोड भी कर दिया है और आज उसका जो दूसरा पार्ट है मानव बस्तियों का उसे हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक हम शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहले टॉपिक है वो है नगरीय बस्तियां। नगरीय बस्तियां क्या होती हैं, इनकी परिभाषा क्या है, आज हम इनके बारे में जानेंगे। तीव्र नगरीय विकास एक नवीन परिघटना है। कुछ समय पहले तक कुछ हजार से अधिक निवासियों वाली बहुत ही कम जनसंख्या थी। मतलब पहले नगरों में इतनी जनसंख्या नहीं रहती थी, लेकिन आज का समय जो प्रेजेंट का टाइम है उनमें जो नगरों की जनसंख्या है, नगरों में जो व्यक्तियों की जनसंख्या है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। क्योंकि पहले लोग इतना प्रवास नहीं करते थे, लेकिन अब जो वर्तमान समय है आ गया, जो मतलब इस शताब्दी का 21वीं शताब्दी, इस पर लोग मतलब पलायन बहुत ज्यादा कर रहे हैं। जो प्रवास है वो बहुत ज्यादा कर रहे हैं, गांव से नगरों में बहुत ज्यादा जा रहे हैं। तो मतलब नगरों की जो जनसंख्या वो ज्यादा हो रही है, ठीक है। और जो जनसंख्या ज्यादा हो रही है वो उससे मतलब अधिक नगरों का विकास हो रहा है, ठीक है। और जो पहली नगरीय बस्ती थी वो थी लंदन। तो ये आपसे एक मार्क्स में पूछ सकता है कि जो पहली नगरीय बस्ती कौन सी थी, तो आप इसे याद रखिएगा, लंदन जो है वो पहली नगरीय बस्ती थी, ठीक है। अब नगरीय जो बस्तियां हैं उनका वर्गीकरण देख लेते हैं, किस आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाता है, या फिर हम किसे नगर कहेंगे, ये भी तो सवाल है। मतलब जैसे कि आप मान लो कि जितनी जनसंख्या नगर में रहती है उतनी जनसंख्या गांव में भी रहती है। आप एक बात को सपोज करो, जैसे कि 5000 जनसंख्या नगरों में है तो 5000 जनसंख्या एक गांव में है, तो क्या कि उस जो गांव है हम उसको नगर कह सकते हैं? जो गांव है 5000 जनसंख्या वाला, क्या हम उसको नगर कह सकते हैं? तो इसका जवाब होगा बिल्कुल नहीं कह सकते। इसका मैं जो जवाब है वो अभी आगे आपको बताऊंगा, या फिर यही सुन लीजिए आप कि जो भारत में जो नगरीय परिभाषा है कि मतलब नगर किसे कहेंगे, उसकी परिभाषा है कि मतलब उस क्षेत्र में 5000 व्यक्ति निवास करते हो, उस क्षेत्र में या उस नगर में 5000 व्यक्ति निवास करते हो, प्लस 75% जनसंख्या है वो गैर कृषि कार्यरत हो। मतलब 75% जो जनसंख्या है वो मतलब कृषि कार्यों में संलग्न ना रहे। जो 75% जनसंख्या है वो कृषि कार्यों में संलग्न ना रहे, मतलब वो प्राथमिक कार्य ना करे, वो द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या पंचम क्रियाकलाप वो करे। और ये क्या होते हैं ये मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि अगर 5000 जनसंख्या एक गांव में भी रहेगी तो वो उसे हम नगर नहीं कहेंगे, क्योंकि उसकी जो जनसंख्या है, जो मतलब गांव के जो कार्य है वो तो मतलब प्राथमिक कार्य है ना, गांव के लोग जो कृषि ही करते हैं, तो मतलब वो इसके अंतर्गत नहीं आएगा, वो नगर के अंतर्गत नहीं आएगा। तो दोस्तों आपको एक मोटा मैंने आपको बता दिया है कि इसकी परिभाषा क्या है। देखिए बाकी इसमें क्या कह रहा है, नगरीय क्षेत्रों की परिभाषा में भी एक देश से दूसरे देश में भिन्नता पाई जाती है। बिल्कुल सही बात कह रहा है दोस्तों, कि मतलब जो भारत, ये मैंने अपने भारत में बताई है कि मतलब भारत में इसको नगर कहेंगे। जो अन्य देश है उनमें उनकी परिभाषा अलग अलग है, जो अन्य देश है उनमें उनकी परिभाषा अलग अलग है। जैसे अमेरिका है, अमेरिका में कैसा कोई भी क्षेत्र जिसकी जनसंख्या 2000 है तो उसे नगर कहते हैं, उसे नगर कहेंगे। लेकिन जो भारत में उसका जो पैमाना वो 5000 है, ये 5000 लोग रहेंगे और प्लस 75% मतलब गैर कृषि कार्य रहेंगे, तो उसे नगर कहेंगे। लेकिन अमेरिका में ये जो पैमाना है ये सिर्फ 2000 व्यक्तियों का है। तो यही कह रहा है कि मतलब नगरीय क्षेत्रों की परिभाषा में भी एक देश से दूसरे देश में भिन्नता पाई जाती है, ठीक है। जो नगरीय बस्तियों को कुछ सामान्य आधार जनसंख्या का आकार, जो जैसे नगरीय बस्तियां किन्हें कहेंगे, उनके कुछ आधार है, उनके आधार पर इन्हें बांटा गया है। जैसे जनसंख्या का आकार, जो भारत में 5000 जनसंख्या है ये उन्हीं के आधार पर है। जनसंख्या का आधार मानव द्वारा किए जाने वाले व्यवसाय, ये जो व्यवसाय है 75% मैंने आपको ये बताया है, ठीक है। एवं प्रशासनिक ढांचा के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। मतलब ये सभी पैमाने हैं कि मतलब इनके आधार पर जो नगरीय बस्तियां हैं उनका वर्गीकरण किया जाता है, ठीक है। आप जो मैंने आपको बता रहा था उसे आप देख लीजिए कि मतलब जनसंख्या के आकार के आधार पर है जो किसे नगर कहेंगे और किस देश में कितनी जनसंख्या का पैमाना है। जो कोलंबिया देश है उसमें अगर 1500 व्यक्ति रहते हैं किसी भी क्षेत्र में तो उसे नगर कहेंगे, ठीक है। और जो पुर्तगाल है उसमें अगर 2000 व्यक्ति किसी क्षेत्र में रहते हैं तो उसे नगर कहेंगे। दोस्तों मैं गलती से बता दिया था कि मतलब अमेरिका में जो 2000 व्यक्ति नहीं है, अमेरिका में जो 2500 व्यक्ति है, ठीक है। मतलब अमेरिका में जहां पर भी लोग जो 2500 व्यक्ति रहेंगे उसे नगर कहेंगे, ठीक है। और जो भारत है, भारत में इसका जो पैमाना वो 5000 व्यक्ति है, मैंने आपको बताया। और प्लस
जो है वो 75% जनसंख्या गैर कृषि कार्य में लगी रहती है। ठीक है, ये इसमें भारत का पैमाना ये भी है। अब देखते हैं व्यावसायिक संरचना के आधार पर। हमने जो है जनसंख्या के आधार पर देख लिया, व्यावसायिक संरचना के आधार पर देखते हैं कि किन्हें शहर कहेंगे। इंडिया में मैंने आपको बताया कि 5000 व्यक्ति प्लस 75% जनसंख्या वो गैर कृषि कार्य में लगनी चाहिए। ठीक है, लेकिन जो अगर हम इसी को लें, इटली का जो पैमाना है वो है 50% गैर कृषि कार्य की, मतलब जो जनसंख्या है वो मतलब 50% जनसंख्या वो गैर कृषि कार्य में लगनी चाहिए। मतलब वो 50 आधे लोग तो मतलब प्राथमिक कार्य कर सकते हैं, लेकिन जो आधे लोग हैं वो द्वितीय तृतीय के चतुर्थ क्रियाकलापों में वो संलग्न होने चाहिए। ठीक है, अब जो नेक्स्ट जो नगर की जो नगर का पैमाना है वो है प्रशासन कि, मतलब जहाँ जिस क्षेत्र से प्रशासन होता है या फिर जिस क्षेत्र से अधिक प्रशासन होता है उसे भी हम नगर कहेंगे। ठीक है, और जो नेक्स्ट वो है स्थिति कि, मतलब जो क्षेत्र है, जो प्रशासन की स्थिति है, जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र की स्थिति क्या है, किस जगह पर वो क्षेत्र स्थित है। ठीक है, और इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है नगरीय क्षेत्रों के कार्य कि, मतलब उस क्षेत्र के कार्य क्या है, क्या वो नगरीय क्षेत्र वाले कार्य हैं कि मतलब नगर क्षेत्र वाले कार्य क्या है, वो प्राथमिक कार्य तो नहीं होते हैं। नगरीय क्षेत्र के कार्य जो है द्वितीय तृतीय और चतुर्थ क्रियाकलाप होते हैं। ठीक है, ये जो है ये प्रशासन, व्यापार, सुरक्षा एवं धार्मिक महत्व होता है जो पहले था। ये पहले नगर की परिभाषा बता रहा हूँ कि पहले के जमाने में जो नगर है वो किना कहते थे, जहाँ पर प्रशासन होता था, व्यापार होता था, सुरक्षा होता था एवं धार्मिक महत्व होता था उनका। लेकिन जो वर्तमान में है, वर्तमान में जो मनोरंजन है, जो मनोरंजन के साधन है और यातायात, खनन, निर्माण, उनके जो ये मतलब वर्तमान के उस समय को बता रहा हूँ कि इन्हें मतलब नगर कहेंगे, जहाँ पर इन क्षेत्रों में ये कार्य होते हैं यहाँ पर। अब जो है वो नगरीय बस्तियों के प्रकार देख लेते हैं कि नगरीय बस्तियां कितने प्रकार की होती है। जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि मतलब हम नगर किसे कहेंगे, शहर किसे कहेंगे, सन्नगर किसे कहेंगे, विश्व नगरी किसे कहेंगे और मिलियन सिटी किसे कहेंगे। अभी इनके हम प्रकार देख लेते हैं दोस्तों। ये जो मैंने ये 5 पॉइंट बताए हैं, ये एग्जाम में 5 नंबर में पूछता है कि नगरीय बस्तियों के क्या प्रकार हैं, कितने प्रकार हैं। तो ये जो 5 के 5 पॉइंट है ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये एग्जाम में 5 नंबर में आपसे पूछ सकता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं नगर किसे कहते हैं। नगर की जो परिभाषा है वो मैंने आपको बताई देगी, मतलब जिसकी जनसंख्या एक निश्चित हो और व्यवसाय निश्चित हो। व्यवसाय मतलब कुछ व्यक्ति है वो गैर कृषि कार्य में संलग्न होना चाहिए, जो कुछ व्यक्ति हैं वो कृषि कार्य में संलग्न होने चाहिए, तो उसे नगर कहते हैं। ठीक है, अब शहर देख लेते हैं, और ये हर देश की परिभाषा अलग अलग है, वो मैंने आपको पीछे बता दिया है। जो शहर है वो सामान्यतः शहर नगरों से बड़े होते हैं, जो मतलब शहर है वो नगरों से थोड़े बड़े होते हैं। ठीक है, इनमें जनसंख्या भी थोड़ी अधिक होती है एवं इनके आर्थिक कार्य भी अलग अलग होते हैं, मतलब इनके कार्य कुछ अलग होते हैं, इनके कार्य थोड़े से मतलब ऊपर होते हैं, ऊपर लेवल के। ठीक है, अब जो नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है वो देखते हैं। नेक्स्ट प्रकार है जो नगरीय बस्तियों का वो है सन्नगर। सन्नगर किसे कहते हैं ये देखते हैं। ये विशाल विकसित नगरीय क्षेत्र होते हैं, मतलब नगर और शहर की इन दोनों से विकसित होते हैं सन्नगर। ठीक है, जो कि मूलतः अलग अलग शहरों या नगरों के आपस में मिल जाने से एक विशाल नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब ये सन्नगर क्या है, मतलब 2 या 2 से अधिक नगर आपस में मिल गए, 2 या 2 से अधिक शहर आपस में मिल गए, और उन्होंने मतलब मिल गए का मतलब ये नहीं कि आपस में गले मिल गए दोस्तों। गले मतलब यहाँ पे मिलने का अर्थ ये है कि वो जो 2 क्षेत्र हैं वो आपस में मतलब एक साथ जुड़ गए। ठीक है, जैसे ये एक क्षेत्र है, ये एक क्षेत्र, और आपस में अगर जुड़ गए, मतलब यहाँ पर बीच में घर बन गए, तो मतलब ये पूरा एक लंबी बस्ती बन जाएगी। ठीक है, तो इसे ये मतलब ये मतलब बड़े पैमाने पर हो जाएगा, ये फिर विशाल जनसंख्या वाला हो जाएगा, तो इसे ही सन्नगर कहते हैं। इसका जो सबसे पहला प्रयोग है वो 1915 में पैट्रिक गिडिज ने किया था। सन्नगर शब्द का जो सबसे पहला प्रयोग है वो 1915 में पैट्रिक गिडिज ने किया था इसका। तो ये आपसे 1 नंबर पूछ सकता है, यहाँ पे मैंने इसको इंडिकेट कर दिया है। अब देख लेते हैं विश्व नगरी। विश्व नगरी किसे कहते हैं? यह एक बड़ा महानगर होता है जिसमें सन्नगरों का समूह होता है, मतलब ये कई सन्नगरों को मिलाकर बना होता है, इसे विश्व नगरी कहते हैं। और इसका जो अर्थ ही होता है वो होता है विशाल नगर। और इसका जो सबसे पहला प्रयोग है वो 1957 में जीन गोटमेल ने किया था। जीन गोटमेल ने किया था इसका सबसे पहला प्रयोग। तो दोस्तों आप इन दोनों को याद रखिए, 1-1 नंबर में आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रकार देखते हैं बस्ती का। नेक्स्ट प्रकार है मिलियन सिटी। इसके नाम से पता चल रहा है जिसकी जनसंख्या 1 मिलियन से अधिक हो। ठीक है, और जो पहली मिलियन सिटी थी वो थी लंदन सन 1800 में। ठीक है, तो ये आप ये बस्तियों के जो 5 प्रकार हैं नगरीय बस्तियों के, आप इन्हें याद रखिएगा, ये एग्जाम में आपसे पूछ सकता है 5 नंबर में। जो अब जो नगरीय बस्तियों की समस्या है हम उन्हें एक बार देख लेते हैं
क्योंकि मैंने आपको गांव की समस्या तो बता दी, लेकिन नगर की भी तो अपनी समस्या है ना। तो नगर की समस्या देखते हैं कि नगर की समस्याएं क्या है। नगर की जो सबसे पहली समस्या है वो है झुग्गी झोपड़ी, कि मतलब जो गांव से शहरों में जो लोग प्लान करते हैं, जो प्रवास करते हैं, वो मतलब झुग्गी झोपड़ियों में मतलब सड़कों के किनारे या मतलब कहीं भी ऐसे क्षेत्र में रहने लगते हैं। ठीक है, तो मतलब वो उस क्षेत्र को गंदा कर देते हैं पूरी तरीके से, क्योंकि वहीं पर रहना खाना और वहाँ पर जो है जो पानी की जल निकासी का प्रबंध ना होना, तो मतलब वहीं पर ही पानी कीचड़ जम जाता है। ठीक है, तो मतलब वो क्षेत्र गंदा हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो मतलब ये झुग्गी झोपड़ी है, ये इनकी प्रमुख समस्या है नगरों की। ठीक है, और अत्यधिक जनसंख्या, ये तो इनकी बहुत ही प्रमुख कारक है दोस्तों, अत्यधिक जनसंख्या, क्योंकि गाँव से शहरों में बहुत ही ज्यादा लोग पलायन कर रहे हैं। ठीक है, जिससे कि मतलब नगरों की जनसंख्या में और ज्यादा वृद्धि हो रही है, और जो नगरों में संसाधन है वो मतलब कम पड़ जा रहे हैं। नगरों में जो जाम अधिक लग जा रहे हैं, क्योंकि जब नगर की जनसंख्या बढ़ेगी तो जो नगर के जो रोड है उन पर गाड़ियां अधिक चलेंगी। जब गाड़ियां अधिक चलेंगी तो मतलब जो रास्ते हैं उन पर जाम लगेगा। तो ये भी इनकी समस्या है। और आर्थिक समस्या दोस्तों ये है कि मतलब अगर गांव से ज्यादा लोग पलायन कर गए, तो मतलब सभी व्यक्तियों को तो रोजगार नहीं दिया जा सकता, कुछ निश्चित व्यक्तियों को ही रोजगार दिया जाता है। और अगर सभी व्यक्तियों को जो रोजगार नहीं मिलेगा तो मतलब कुछ या तो फिर शहरों में जाके चोर बन जाते हैं या फिर सड़क पर भीख मांगते हैं। तो आपने ऐसे जो है वो जो सीन है, ऐसे आपने नज़ारे देखे भी होंगे। ठीक है, ये इनकी आर्थिक समस्या है। और जो पर्यावरण संबंधी समस्या है वो झुग्गी झोपड़ी से रिलेटेड है। और जो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो कारक निभाता है वो है वो उद्योग। शहर के जो उद्योग है वो पर्यावरण को बहुत ज्यादा दूषित करते हैं। वहाँ का जो एनवायरमेंट है वो बहुत ज्यादा प्रदूषित होता है, क्योंकि उद्योगों में जब विनिर्माण होता है तो उनसे धुआं निकलता है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो वो पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होते हैं। और आपराधिक स्थिति, मैंने आपको बताया ना कि अगर आज जब लोगों को रोजगार नहीं मिलता है या फिर किसी भी परिस्थिति से किसी भी कारण से लोग अपराध करने लग जाते हैं, चोरी करने लग जाते हैं, किसी का खून कर देते हैं किसी का पैसे के लिए। ठीक है, शहर में आपने देखा होगा कि ये मतलब बहुत ज्यादा ये होता है, मतलब कि जैसे रात में है, मतलब कोई लोग जा रहा है तो मतलब उसको थप्पड़ मार के फिर मतलब किसी भी तरीके से उसका फोन छीन लेते हैं, उससे पैसे छीन लेते हैं। तो ये आपराधिक स्थिति है, आपराधिक मामले हैं शहर में, ये बहुत ज्यादा तरह के मामले होते हैं। और शहर के जो बढ़ते जाम है, ये मैंने आपको बता दिया कि जाम किस तरीके से बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें एंड सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी इसे पढ़ सकें। तो दोस्तों आज की जो मतलब ये जो बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो इसकी जो दूसरी बुक है उसे हम कंप्लीट करेंगे। इसका जो दूसरी बुक है इसे भी मैं बहुत ही जल्दी से कवर करने की कोशिश करूंगा, और उसके बाद जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हम करेंगे। तो दोस्तों मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये बुक पढ़ाई है, मैंने दिन रात आपके लिए मेहनत की है। दोस्तों मैं आपकी जो वीडियो है वो रात में बनाता हूँ, क्योंकि रात में जो है वो शोर नहीं मचता है। मतलब दिन में आवाज आती है, गाड़ियों की आवाज आती है, तो मतलब आज जो वीडियो है वो मतलब सही से नहीं बन पाती है, उन पर उनकी रिकॉर्ड हो जाती है। ठीक है, इसलिए मेरे को रात में वीडियो बनाता हूँ, और आपके लिए दोस्तों मैं बहुत ज्यादा मेहनत करता हूँ। तो इसलिए आपका भी फर्ज बनता है कि इसमें मेरा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नहीं दोस्तों नेक्स्ट बुक के चैप्टर में हम मिलेंगे। जो दूसरी बुक है और उस बुक का जो पहला चैप्टर है उसमें हम बात करेंगे अब नेक्स्ट चैप्टर की। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट्स के जरिए बता सकते हैं। तो दोस्तों आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।